ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग अपने आईसी इंजन के लेक्चर नंबर 28 पे शुरू कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, लेक्चर नंबर 28 से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन आईसी इंजन। और आईसी इंजन मुख्य प्रकार के होते हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन। एक प्रकार से फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। अब एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन्स, मोटे तौर पे पेट्रोल इंजन। सीआई इंजन्स मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, मोटे तौर पे डीजल इंजन्स। स्पार्क इग्निशन इंजन्स वे इंजन जिसमें पेट्रोल को हम चिंगारी देके जलाते हैं और जलाने से ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने देखा। डीजल इंजन का मतलब डीजल को कंप्रेस करके, हाई कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करके, जब हम एयर को हाई कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करके रखते हैं और जब डीजल का फुहारा इस पे फेंकते हैं अंदर, तो डीजल स्वतः जल जाता है क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। इतनी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन अब अभी तक हमने क्या किया है बेटा? चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 में बेटा हम लोगों ने जिन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स पे ये इंजन आधारित होते हैं, मुख्य रूप से आपने देखा है ऑटो, डीजल, ड्वेल, उनको पढ़ लिया है। और चैप्टर नंबर 3 में इस इंजन में जब ऊष्मीय ऊर्जा कार्य बनती है तो जो पावर है वो इंडिकेटेड पावर के रूप में, ब्रेक पावर के रूप में या फ्रिक्शन पावर के रूप में क्या होता है, उसका पूरी कहानी समझ गए और एफिशिएंसी के बारे में समझ चुके। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में क्या करने जा रहे हैं? हम लोग चैप्टर नंबर 4 में ये देखने जा रहे हैं कि जो ईंधन है, फ्यूल, अब मुख्य रूप से ये क्या हो सकता है? या तो ये पेट्रोल है, या तो ये पेट्रोल है अगर ऐसा इंजन है, और ये डीजल है अगर ये सीआई इंजन है। ये जो हमारा ईंधन है, इसको आपूर्ति की जो हम सिस्टम बनाते हैं, कह लीजिए प्रबंध करते हैं, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, जिसमें दोनों आ जाएंगे, एसआई इंजन भी, सीआई इंजन भी। तो आइए बेटा इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर का जो कंटेंट है, जो हम इसमें आपको चीज कवर करेंगे, उसको हमने इस तरह से लिखा है और उसको पॉइंट वाइज हमने इस तरह से छोटे छोटे 14 पॉइंट्स में तोड़ा है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो है इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग अपने फ्यूल सप्लाई सिस्टम नामक चैप्टर को इंट्रोडक्शन से शुरू करें। अब देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले आप समझिए 1, 2, 3 चैप्टर तो हमारे हो गए। अब हमारी चैप्टर नंबर 4 की तैयारी है। अगले आने वाला चैप्टर नंबर होगा 5। तो अब जरा समझिएगा थोड़ा सा बेटा, ये चैप्टर नंबर 4 और 5 कॉम्बो है। कॉम्बो समझते हैं? आजकल अंग्रेजी का एक वर्ड है कॉम्बो, है ना? कॉम्बो का मतलब साथ साथ होता है, एक तरह से कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, है ना? मार्केट में एक आया है कोलगेट का पेस्ट, इसका दाम है 35 रुपए। कोलगेट का ब्रश, इसका दाम है 15 रुपए। लेकिन एक और डिब्बा आया है जिसमें कोलगेट का पेस्ट ये है और ये ब्रश है, इस दोनों का दाम मिला के 50 होना चाहिए। कितने में मिल रहा है? 48 रुपए मिल रहा है। तो कॉम्बो ऑफर कंबाइंड, तो आजकल बड़ा चलता है कॉम्बो ऑफर। इसके साथ ये ठीक है, मैकेनिकल जेई क्लासेस में टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल मिला के ये अलग अलग करोगे तो ये इस तरह से समझिए। अब ये चैप्टर नंबर 4 और 5 कॉम्बो है। अब 4 क्या है समझिए, पीछे आप समझ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 बेटा हमारा एक तरह से जो है वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो हम लोग अभी आज करने जा रहे हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। अब आईसी इंजन में दोनों आ जाएंगे। अब जरा अगला चैप्टर कौन सा है समझिए। अगला चैप्टर है कंबस्शन। किसका? फ्यूल का। किसमें? आईसी इंजन में। आईसी इंजन बोले तो क्या? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। तो अब समझिए इन दोनों चैप्टर में परस्पर डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर में हम अपने ईंधन को जलने के लिए तैयार करेंगे और इस चैप्टर में हम ये इसको जलाएंगे और जलाने के दौरान जो होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो फर्क समझिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 में पेट्रोल जलेगा नहीं, चैप्टर नंबर 4 में जो हम पढ़ेंगे उसके द्वारा डीजल जलेगा नहीं। हाँ, पेट्रोल और डीजल को जलने के लिए जो तैयारी करनी है वो पूरी कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 में जो है ये पेट्रोल एयर के साथ और वहां पे डीजल एयर के साथ जलेगा, उस दौरान क्या होगा उसकी स्टडी हम ये करेंगे। तो एक तरह से समझ पा रहे हैं आप कि कंबस्टन की तैयारी करने में फ्यूल को हम कैसे
एयर के साथ तैयार करेंगे। तो इसका मतलब वो है प्रिपरेशन और ये है कंबस्शन, दोनों चैप्टर जो, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं बेटा कि घर में जो खाना पकता है, तो खाना जो पकना है वो है खाने का पकना, लेकिन खाने पकने से पहले प्रिपरेशन होती है। सब्जी धो ली, फिर काट ली, दाल चावल भिगो दिया गया, प्याज काट लिया गया, लहसुन अदरक मिर्ची जो काटनी वो काट ली गई। उसके बाद जब आप अपने एलपीजी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाते हैं या कुकर में आप भर के रखते हैं और गैस ऑन करते हैं, तो खाना पकना शुरू होता है उस वक्त। बट खाने पकने से पहले जो तैयारी होती है वो है, तो हमारा चैप्टर है फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, अर्थात पेट्रोल और डीजल को जब हम इंजन में जलाएंगे, अपने आईसी इंजन में जलाएंगे, तो जलाने से पहले उसको हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। क्यों सर ये क्या मतलब? मैंने कहा बेटा इसको अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, हमारा एक चीज तो तय है ना बेटा कि हमारा जो भी फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन है और मोस्टली क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो उसका हमें क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के जलाएंगे। तो जितना अच्छा मिक्सचर बनेगा उतना अच्छा जला पाएंगे। तो इसका मतलब हमें अपनी तैयारी, जलाने की तैयारी को अपनी तरफ से बेहतरीन बनाना है ताकि हमारा फ्यूल अच्छी तरह से जले। जब फ्यूल अच्छी तरह से जलेगा तो हमें ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी उसी फ्यूल से, और जब ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी तो उससे हम ज्यादा कार्य पाने की संभावना देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। अब देखिए हमारी हेडिंग है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, अंडरस्टूड है ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के ईंधन के आपूर्ति का तंत्र मंत्र, इसको ऐसे समझिए, सिस्टम का मतलब तंत्र मंत्र। अब इसमें आ गया पेट्रोल इंजन जिसको आप कह सकते हैं एसआई इंजन, और आ गया डीजल इंजन जिसको आप कह सकते हैं सीआई इंजन। अब देखिए दोनों ही तरह के इंजन्स के हमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ना है, लेकिन आपके किताबों में, किताबों का मतलब बेटा टेक्स्ट बुक का नहीं, किताबों का मतलब जो गाइड्स हैं आपकी, कौन कौन सी गाइड से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, नॉर्मली आप भी तैयारी करते हैं या हम लोग शीट बनाते हैं, एमसीक्यू बनाए या क्लास असाइनमेंट बनाए, तो वहीं से दे देते हैं। कौन कौन सा फॉलो करते हैं आप लोग? एक तो आरएस खुरमी फॉलो करते हैं ऑब्जेक्टिव, आरके जैन भी करते हैं आप लोग, कुछ बच्चे डीएस कुमार भी करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट में किताब आई है यूथ की। यूथ के जो क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्होंने उसका संकलन किया है। उत्तर भी मोर और लेस ठीक ठाक है, 95 से 98% उत्तर सही है। तो यूथ वाले किताब के, अब इनमें जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा 4th चैप्टर है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, उसमें 95% प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो इस एरिया से है, मात्र 5% सवाल जो है वो इस एरिया से है। क्या मतलब, हम जब इस चैप्टर में पढ़ाई करते हैं तो हम अपना पूरा फोकस एसआई इंजन पे रखते हैं, सीआई इंजन पे बहुत नाम मात्र का फोकस करते हैं जो एग्जाम में प्रश्न आते ही नहीं है। और जो हमारी ये गाइड्स हैं जिनको हम लोग अपनी बाइबल मानते हैं या कुरान मानते हैं या गीता मानते हैं, रामायण मानते हैं, जो भी कह लीजिए, इन जो हमारी किताब है इनमें भी आपको इस एरिया के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इधर के आपके 150 मिल सकते हैं, 100 मिल। कहने का मतलब कि हमारी पढ़ाई का अधिकतर हिस्सा इसमें कंज्यूम होगा। तो आइए हम लोग शुरू करें। अब जरा यहां देखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम एसआई इंजन, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बोरेटर सिस्टम, दूसरा होता है इंजेक्शन सिस्टम। इंजेक्शन सिस्टम में एक होता है एमपीएफआई। डीजल इंजन में 2 होते हैं, एयरलेस इंजेक्शन, एयर इंजेक्शन। यहां पे एन मिस हो रहा है थोड़ा सा बेटा, आगे सही कर दे, एयर इंजेक्शन। अब इसमें एयरलेस में क्या होता है, मल्टी सिलेंडर के लिए, सिंगल सिलेंडर के लिए। इस मल्टी सिलेंडर में आता है सीआरडीआई या जर्क पंप सिस्टम। अब यहां पे 2 एब्रिवेशंस या शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहे हैं, एक होता है एमपीएफआई, लेकिन एमपीएफआई जो भी है पता नहीं क्या है, जो भी है किस में आ रहा है, एसआई इंजन में। तो अगर आप कह रहे हैं यार मेरा इंजन एमपीएफआई है, इसका मतलब कैसा है, एसआई इंजन। मेरा इंजन सीआरडीआई है, इसका मतलब कैसा है, डीजल इंजन है। अब ये एमपीएफआई क्या होता है, सीआरडीआई क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। आइए, मॉडर्न डे में जो हम लोग यूज करते हैं एसआई इंजन वो होते हैं, मॉडर्न इंजन जो यूज करते हैं वो होता है एमपीएफआई। अब ये क्या होता है, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समझ में आएगा, परंतु तब तक समझिए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, और यह है सीआरडीआई। इसका क्या मतलब है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आइए अब हम लोग बेटा अपने को इस एरिया पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये स्लाइड में बड़ा मैटर भरा हुआ है, तो मैं इसमें पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, तो मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। आइए अब हम लोग फिलहाल फ्यूल सप्लाई सिस्टम फोकस करने जा रहे हैं अपने एसआई इंजन पे, और जो कि हमारी पढ़ाई का 95%
5% सिर्फ उधर है। अब जरा देखिए, पेट्रोल इंजन या ऐसा इंजन में जो ईंधन है उसकी सप्लाई का सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है कार्बोरेटर सिस्टम। कार्बोरेटर सिस्टम का मतलब जिसमें कार्बोरेटर होता है। दूसरा होता है नॉन कार्बोरेटर सिस्टम, जिसमें कार्बोरेटर नहीं होता। कार्बोरेटर नहीं होता तो मिक्सचर कहां बनेगा? बनेगा पता नहीं कहां बनेगा। वो कहलाता है इंजेक्शन सिस्टम। इंजेक्शन सिस्टम, इंजेक्शन मतलब क्या? उसमें पेट्रोल को फुहारे के रूप में फेंकते हैं क्या, जैसे डीजल में फेंकते हैं फुहारा बना के इंजेक्टर से? मैंने कहा हाँ। तो सच में? मैंने कहा हाँ। तो फिर तो डीजल इंजन जैसा हो गया। मैंने कहा फुहारा बना के फेंकते हैं, यहां तक तो सत्य है, पर ये डीजल इंजन जैसा हो गया ये अभी सत्य नहीं है। ओके सर, ये पेट्रोल इंजन या ऐसा इंजन का जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो दो प्रकार का हो गया। एक वो जिसमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल करके हम काम करते हैं, और दूसरा वो जिसमें हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसको हम इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। मैंने कहा यस। अब आपने पूछा सर ये बताइए इसमें से अच्छा कौन सा होता है, तो मैंने कहा चलिए एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो इन दोनों में अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी एफिशिएंसी लो है और इसकी एफिशिएंसी हाई है। का मतलब कि कार्बोरेटर सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी लो है, इसकी एफिशिएंसी हाई है इंजेक्शन सिस्टम। तो जो भी अब आधुनिक इंजन होंगे, पेट्रोल इंजन, जो मॉडर्न इंजन होंगे, वो किसका इस्तेमाल करते होंगे? जिसकी एफिशिएंसी हाई हो। और जो पुराने इंजन थे उनकी एफिशिएंसी लो थी। इसीलिए हो सकता है कार्बोरेटर इंजन की जगह हम इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। बिल्कुल सही है। अब जरा समझिए कि जो कार्बोरेटर सिस्टम है ये धीरे धीरे ऑब्सलीट हो रहे हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट बेटा अंग्रेजी का शब्द है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर हो रहे हैं, प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। अब इनका प्रयोग नहीं होता ज्यादा। सर बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा अभी मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप समझिए सर, सबसे पहले बताइए किस एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर जो था उसमें आपने खूब हमको पावर पढ़ाई है। 3 तरह की पावर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। मैंने कहा हाँ भाई मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है, पढ़ाया तुम लोगों को। एफिशिएंसी की भी बात आपने की है सर। वहां पे एफिशिएंसी में आपने बताया है सर मैकेनिकल एफिशिएंसी, फिर आपने बताया है थर्मल एफिशिएंसी, फिर आपने बताया है वहां पे एक तरह से रिलेटिव एफिशिएंसी, फिर आपने बताया वहां पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और फिर इसके अंदर आपने बताया है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इसमें बताया है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और यहां पे आपने बताया है सर रिलेटिव एफिशिएंसी में भी इंडिकेटेड रिलेटिव बताया आपने, इंडिकेटेड रिलेटिव, और यहां पे ब्रेक रिलेटिव। और सर आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ाया है, वहां पढ़ाया है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। मैंने कहा हाँ। तो सर ये क्लियर करिए पहले कि ये कौन सी एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं, किस एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इनमें से? तो मैंने कहा भाई मैं इनमें से कोई भी एफिशिएंसी की बात नहीं। मैं यहां पे एक तरह से एफिशिएंसी मेरे मुंह से निकला है शब्द, जानबूझ के निकाला है, बट मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। ओके, अब इसका मतलब समझिए कि जब मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि अच्छाई, ये अच्छी है एफिशिएंसी, कौन एफिशिएंट है परफॉर्मेंस वाइज। तो अब परफॉर्मेंस किसका देखना है? तो आइए, तो बेटा इसका मतलब ये जो मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, बट वो एफिशिएंसी कम से कम इन एफिशिएंसी जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से। इसका क्या मतलब है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए तो मैं थोड़ा सा इस बात को करता हूं। तो एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? इंजेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी है। क्यों? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा भी बेटा। तो ये जो एफिशिएंसी है वो हमारी बेटा इंजेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी। अब बेटा देखिए, आप लोगों ने पेट्रोल इंजन पढ़ा है, ऐसा इंजन पढ़ा है। अब ऐसा इंजन में देखिए बेटा हम लोग क्या किया था, देखिए शुरू में बेटा मुझे थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रही, क्योंकि हम लोग अभी इसको एंड्रॉइड पे यूज नहीं कर रहे। धीरे धीरे हम एंड्रॉइड पे करेंगे तो शायद ये हमारी दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। ओके, अब जरा समझिए मेरी बात को। बेटा हम लोग पेट्रोल इंजन में करते क्या है? हम लोग सक्शन स्ट्रोक के दौरान चार्ज का सक्शन करते हैं, चार्ज का कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में एक चिंगारी आती है स्पार्क प्लग से और इसको जला देती है, जलाने से फुल जाए। तो अब ये जो चार्ज है इसका मतलब क्या है सर? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर। इसका मतलब कहां पे बनता है? कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर में क्या होता है सर? कार्बोरेटर में एक तरफ से पेट्रोल आता है, एक तरफ से एयर आता है, और आपने कहा है सर इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। मैंने कहा यस। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर चार्ज आता है। चार्ज का मतलब क्या है? जो भी हमारा ईंधन है, पेट्रोल है, केरोसिन है, स्प्रिट है। याद रखिए बेटा पेट्रोल तो बहुचर्चित है,
अदरवाइज एसआई इंजन का मतलब क्या है? चिंगारी से जलने वाले ईंधन। चिंगारी जलने वाले ईंधन कौन से होते हैं? जो उड़नशील होते हैं, जो आसानी से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, या पहले से ही गैसियस फॉर्म में होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? एसआई इंजन। तो इन सब इंजन में क्या होता है? जो हमारा ईंधन होता है और जो हमारा वायु है, इन दोनों का हम मिक्सचर तैयार करते हैं और इस मिक्सचर को हम सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर सक करते हैं। तो मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है या इक्विपमेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में क्या होता है? पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार होता है। तो अब मिक्सचर तुम कैसा तैयार करना चाहते हो? होमोजीनियस, समांगी। क्योंकि समांगी मिक्सचर जलेगा तो ज्यादा हीट देगा, विषमांगी होगा तो अच्छी तरह हीट नहीं देगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि एयर और पेट्रोल, अगर पेट्रोल को ही मान लें ऐसा इंजन में, तो एयर और पेट्रोल का बढ़िया मिक्सचर बने। तो वो जो मिक्सचर बनने की क्षमता है या मिक्सचर बनने की एफिशिएंसी है, किसमें? कार्बोरेटर में मिक्सचर बनने की एफिशिएंसी कम है। किसके तुलना में? इंजेक्शन सिस्टम की तुलना। इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी की बात हो रही है, इस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मिक्सचर फॉर्मेशन की एफिशिएंसी, मिक्सचर के बनने की एफिशिएंसी, मिक्सचर फॉर्मेशन की एफिशिएंसी। अब इसका मतलब कि जब हम कार्बोरेटर सिस्टम में मिक्सचर बनाएंगे पेट्रोल का और एयर का, तो जो होमोजेनिटी होगी वो 90% हो सकती है, 92% हो सकती है। परंतु उसी पेट्रोल और एयर का जब हम मिक्सचर बनाएंगे इंजेक्शन सिस्टम में, तो उसकी जो होमोजेनिटी है, समांगीता जो है, वो 95%, 98% होगी। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दाल चावल हम लोगों का प्रिय भोजन है, सभी लोगों का लगभग। तो अगर चावल ठंडे हो और दाल ठंडे हो, ठंडी ठंडी हो, और आपको दे दिया जाए चावल गड्ढा गड्ढा है और दाल दे दी जाए, अब आपको खाना क्या करेंगे? आप दाल को मिलाएंगे चावल में। क्या चावल का प्रत्येक दाना दाल के लपेटे में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब जो मिक्सचर बनेगा, बन तो जाएगा, बट उतना होमोजीनस नहीं बनेगा। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए आपको चावल गरम गरम दिया जाए, चावल खुला खुला है, दाल भी गरम गरम है, खुली खुली है थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? उसकी विस्कोसिटी भी कम है। तो आप जो मिक्सचर बनाएंगे तो हर चावल के चारों तरफ दाल लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो विच विल बी मोर होमोजीनियस? गरम चावल, गरम दाल, दाल की विस्कोसिटी भी कम, थोड़ा सा मतलब तरीलता ज्यादा हो जाए, और साथ ही साथ उसका चावल खुला खुला हो। और यहाँ पे क्या है? चावल गड्ढे गड्ढे के रूप में है, चावल ठंडा है, दाल भी ठंडी है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है, विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कस है। इसका मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी का मतलब लेयर पे नहीं, मतलब गाढ़ापन से है, डेंसिटी मान लीजिए चलिए। तो अब इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर कब अच्छा बनेगा? जब चावल और दाल थोड़े खुले खुले हों, गर्म हो। तो होमोजिनिटी की बात हो रही है। मिक्सचर क्यों सर इतना इस पे इंपॉर्टेंट है? बेटा मिक्सचर बढ़िया बनेगा, बढ़िया मतलब जितना होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जितना समांगी मिश्रण होगा, उतना बढ़िया जलेगा। जब अच्छी तरह जलेगा, दाल चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद खाने में अच्छा लगेगा। आप इसको दूसरे उदाहरण ले लीजिए। कभी कभी दाल में नमक भूल जाते हैं, बाद में डालते हैं, तो क्या होता है? अगर आप उसको अच्छी तरह मिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? कहीं पे नमक ज्यादा, कहीं पे कम, तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा दाल और नमक का, तो खाने में उतना अच्छा ही लगेगा। और वही जब हम लोग सब्जी या दाल बनाते हुए शुरू में नमक डाल देते हैं, तो वो होमोजीनली मिक्स हो जाता है, तो खाने में काफी ज्यादा अलग टेस्ट आता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो होमोजिनिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें मिक्सचर तुलनात्मक रूप से कम होमोजेनियस बनता है, इसमें मिक्सचर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होमोजेनियस बनता है। ओके, आई सर इसका मतलब आपने लिखा ये ऑब्सलीट, मतलब सर अब ये कार्बोरेटर इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कहा देखिए बेटा, इस कार्बोरेटर के जगह अगर हम इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जितने भी आधुनिक या अब जो बन रहे हैं, पिछले आधुनिक का भी मतलब अभी नहीं, सन 2000 नहीं, करीब सन 1985 या 1985 तो नहीं बोलिए, लगभग 1990 के बाद जितने भी फोर व्हीलर समझते हैं मतलब कार, जितनी भी कार बनी है उन सब में इंजेक्शन सिस्टम है। हाँ, 1950 1970 में जो कार बनी होगी उसमें कार्बोरेटर सिस्टम हो सकता है। तो इसका मतलब समझिए कि जो इंजेक्शन सिस्टम है जिसमें MPFI आता है, ये कोई नई चीज नहीं है। अरे पिछले 50 साल से है, करीब 35 साल 40 साल से तो है ही है। तो जितनी भी कार हैं, आज नहीं 1990 के बाद जितनी भी कारें हैं उन सब में कार्बोरेटर नहीं है, किसी भी फोर व्हीलर 4 पहिया गाड़ी में नहीं है। और उन सब में क्या है? इंजेक्शन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि कार्बोरेटर में जो मिक्सचर बनता है पेट्रोल और एयर का, वो उतना अच्छा नहीं बनता है, उससे गाड़ी में उतनी परफॉर्मेंस नहीं आती है, उससे उतनी ज्यादा पावर नहीं मिलती है, थर्मल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती। हमें क्या चाहिए? अगर हमारा गाड़ी है, हमारी कार है या बाइक है, हम चाहेंगे उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा मिले, ब्रेक पावर ज्यादा मिले, उतना ही ईंधन जला के जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो। उसके लिए क्या है? अच्छी तरह से फ्यूल जले। फ्यूल कब अच्छी तरह से जलेगा? जब उसका इंजेक्शन सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे। क्या होता है वो सब देखेंगे। अब इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि आज के तारीख में कोई भी कार बाजार में हम देखें
जो 1990 के बाद बनी है उसमें कार्बोरेटर नहीं होगा। मैंने कहा यस, उसमें कार्बोरेटर नहीं होगा। सर इसका मतलब पेट्रोल इंजन से कार्बोरेटर अब गायब हो चुका है। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। 4 व्हीलर में 1990 के बाद से हमने कार्बोरेटर को लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि उससे मिक्सचर होमोजीनियस नहीं बनता था। जैसे प्रदूषण की समस्या बहुत आती थी। बेटा देखिए, मिक्सचर जितना होमोजीनियस बनेगा उतनी अच्छी तरह से जलेगा। जब अच्छी तरह से जलेगा तो अनबर्न कार्बन जो होता है या अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है या कार्बन मोनोऑक्साइड, जब फिर अच्छी तरह से नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जहरीली गैस होती है, ये एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो इसका मतलब धीरे धीरे हम 1990 के बाद पर्यावरण के हिसाब से भी, एफिशिएंसी के हिसाब से भी हमारे पास तकनीक आ गई, तो ये बेहतर तकनीक है। सर बस ये बताइए कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है कि नहीं। मैंने कहा अब आइए असली मुद्दे की बात। तो कार्बोरेटर ऑब्सोलीट हो चुका है 4 व्हीलर से, मतलब 4 व्हीलर में ये प्रचलन से बाहर हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम का मतलब आज की तारीख में भी मोस्टली इंडिया में जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स का मतलब आप जितनी भी बाइक हैं, जितनी भी स्कूटी हैं, जितने भी मोपेड हैं, ये सब अभी भी कार्बोरेटर को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप कार्बोरेटर के तुलना में इंजेक्शन सिस्टम में जाते हैं तो परफॉर्मेंस तो बढ़ता है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, पावर आउटपुट बढ़ता है, प्रदूषण कम होता है, तो अच्छी बात है। परंतु इसको लगाने में एक खर्चा आता है और वो जो कॉस्ट आती है वो कार्बोरेटर की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। अब अगर 4 लाख की कार है, कार्बोरेटर के स्थान पे इंजेक्शन सिस्टम लगा दिया तो हो गई 4,40,000 की, तो ठीक है 10% बढ़ गया, उसकी जगह पे फायदा मिल रहा है, कस्टमर बियर कर रहा है। लेकिन अब अगर यहां पे कार्बोरेटर में आपकी बाइक है 60,000 की और उसमें इंजेक्शन सिस्टम लगा दें तो हो गया 80,000। चलिए सर कोई बात नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से पावर, तुलनात्मक रूप से एफिशिएंसी उतनी नहीं बढ़ती। इसका मतलब इसके पीछे कारण क्या है, कारण आगे बताएंगे, फिलहाल हल्का सा हिंट करते हैं। ये सिंगल सिलेंडर होते हैं जनरली और ये मल्टी सिलेंडर होते हैं। तो सिंगल सिलेंडर इंजन में कार्बोरेटर लगाओगे तो एफिशिएंसी गिरेगी, तो मतलब होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता, उससे हमें नुकसान होगा, पर उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहां मल्टी सिलेंडर इंजन है, अगर यहां कार्बोरेटर लगाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। नुकसान कम ज्यादा आप समझते हैं ना, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, डीजल का दाम बढ़ जाए, खासकर डीजल का दाम बढ़ जाए तो हमें नुकसान ज्यादा, क्योंकि उससे हर चीज महंगी हो जाएगी। नमक का दाम बढ़ जाए तो उतना नुकसान नहीं होगा। तो अब कार्बोरेटर आज भी हमारे हर बाइक में कार्बोरेटर, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बाइक ऐसी हैं जिनमें इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो अब लेकिन अभी भी हम कार्बोरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं 2 व्हीलर में। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है इसके तुलना। तो अगर हम चाहें तो 2 व्हीलर में भी इंजेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं, पर उसका दाम बढ़ जाएगा और तुलनात्मक रूप से जो दाम बढ़ेगा उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आपने ये देखा कि एक तरह से ये अब जाती हुई चीज है, 4 व्हीलर में जा चुकी है, 2 व्हीलर में अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे इससे भी विदा हो जाएगी। और ये हमारे मॉडर्न सिस्टम, तो मॉडर्न 4 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स एसआई इंजन्स में हम MPFI का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों में क्या फर्क है सर, ये क्यों खराब है, ये क्यों अच्छा है, चैप्टर पढ़ेंगे तो मिले, क्योंकि 95% टाइम हमें इसी में देना है, लेकिन वो 4 घंटे हमें समय देना है इसमें, तो यही देंगे। तो एक हमने बेसिक चीज आपको बता दी, ओके। अब अगर हम लोग बात करें डीजल इंजन की, तो सर डीजल इंजन मतलब CI इंजन। सर यहां तो चिंगारी नहीं होती, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, आपको मालूम है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान हम एयर को सक करते हैं और हम एयर को कंप्रेस करते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं, इसके अंदर फ्यूल नाम की चीज तो है ही नहीं, ना पेट्रोल है ना डीजल है, तो एयर तो जल नहीं जाएगी। तो हम इसको ज्यादा कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करते हैं। कितना होता है आपको याद है? कम से कम 16, और जो मॉडर्न डे में है हम 24 तक जाते हैं। 16 से कम नहीं, क्योंकि 16 से कम रखोगे तो कंप्रेशन करने से अंदर वो टेम्परेचर ही डेवलप नहीं होगा जिसमें डीजल जले। तो अब आपने हाई कंप्रेशन रेशियो पे एयर को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद अंदर का टेम्परेचर आ गया 500 डिग्री। अब इसमें करते हैं आप डीजल का फुहारा फेंकते हैं। जब डीजल का फुहारा आप फेंकते हैं तो ये जल उठता है, तो ये है डीजल इंजन। अभी जो डीजल का फुहारा फेंकते हैं और ये जल उठता है, अब ये जो सिस्टम है एयर के साथ डीजल का फुहारा फेंकते हैं, डीजल का तो अंदर जाता है, अंदर एयर ऑलरेडी है, गर्म एयर है, एयर के साथ डीजल मिक्स होता है, मिक्सचर बनता होगा और जल उठता होगा। अब ये मिक्सचर कैसा बनना चाहिए? होमोजीनियस, समांगी। अगर समांगी बनेगा तो बढ़िया जलेगा, विषमांगी बनेगा तो बढ़िया नहीं जलेगा। तो फिर वही बात आई, वहां पे पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा तो अच्छी बात है, यहां पे डीजल ऑयल और एयर का मिक्सचर अच्छी तरह बनेगा तो अच्छी बात है। अब ये सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एयर लेस इंजेक्शन और दूसरे को बोलते हैं एयर इंजेक्शन। सर एयर लेस इंजेक्शन मतलब सर इसमें एयर नहीं होती? मैंने कहा भाई एयर सक कर ली, एयर कंप्रेस कर ली, अब हम डीजल इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर से,
तो हम जब इंजेक्ट करते हैं डीजल तो वो डीजल इंजेक्ट करते हैं एयरलेस, मतलब उसमें एयर नहीं होगी, डीजल इंजेक्ट होगा। तब वो तो डीजल इंजेक्ट होता है, उसमें एयर कहां होती है? मैंने कहा नहीं भाई, पहले जो होता था उसमें एयर के साथ डीजल इंजेक्ट करते थे पुराने जमाने में, 50 साल पहले। आज के तारीख में आपने सीधी पढ़ा है ना कि एयर सक हो गई, एयर कंप्रेस हो गई, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ऊपर से डीजल फेंका जाता है, शुद्ध रूप से डीजल फेंकते, उसमें एयर नहीं होती। जो भी एयर है सक्शन के दौरान आ गई थी, कंप्रेसर के दौरान कंप्रेस हो गई है। अब ऊपर से सीधे डीजल फेंका जाएगा, बिना एयर के डीजल फेंका जाएगा फुहारे के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में कणीकृत करके हाई प्रेशर पे, तभी तो अंदर आएगा। तो एयरलेस इंजेक्शन। अब इसी को कभी कभी हम लोग सॉलिड इंजेक्शन भी कहते हैं। का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में बेटा, सॉलिड इंजेक्शन। तो सॉलिड का मतलब ठोस बेटा, ठोस नहीं है यहां का मतलब खालिस। बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जरा समझिए बेटा, पुराने जमाने में, ओल्ड डेज में, आज के तारीख में ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुका है, फिर वही शब्द आ गया ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मतलब पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, अब बिल्कुल नहीं होता। पुराने जमाने में भी कब? आज से 50 साल पहले, 50 ईयर्स, और कह दो 70 ईयर्स बैक। अब जरा पहले इसको समझ लो, समझना आसान हो जाएगा। यहां पे समझना एयर इंजेक्शन। बेटा हमने एयर सक कर ली डीजल इंजन में, एयर को कंप्रेस कर, अब हम इसमें डीजल का फुहारा बना के फेंकेंगे। अब आपको पीछे मैंने बताया है कि डीजल अंदर भेजने के लिए आपको डीजल किस प्रेशर पे भेजना पड़ेगा? कंप्रेशन के दौरान, कंप्रेशन के पश्चात जब एयर को आपने कंप्रेस कर दिया तो अंदर प्रेशर मान लो 80 बार है, तो डीजल आप 81 पे फेंकोगे। अगर अंदर प्रेशर 50 बार है तो डीजल 51 पे फेंकोगे कम से कम, तभी तो तेल आएगा। तो आपकी एक शर्त तो है कि भाई अंदर का जो प्रेशर है उसके तुलना में डीजल को हम हाई प्रेशर पे फेंकेंगे। अब बात है, मान लीजिए अंदर प्रेशर 80 है, तो 81 पे फेंकोगे कि 150 पे फेंकोगे कि 1000 पे फेंकोगे? सर हम चाहेंगे 1000 बार पे फेंके। मैंने क्यों कि सर 1000 बार पे फेंकेंगे, अंदर 80 बार है, तो जो तेल फेंकेंगे डीजल उसके महीन कण बनेंगे, या कहिए उसको हम लोग बोलते हैं एटोमाइजेशन। उसका जो कणीकरण है वो अच्छा होगा, क्योंकि ये कणीकरण बेटा जो होता है, जो एटोमाइजेशन होता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि डेल्टा पी कितना है। जो आप फेंक रहे हैं उसका प्रेशर ज्यादा तो होना ही चाहिए, 80 की तुलना में 81 होना चाहिए, लेकिन 80 की तुलना में 81 होगा तो अंदर तेल की धार आएगी, कणीकरण उतना अच्छा नहीं होगा, फुहार उतनी अच्छी नहीं बनेगी। जब फुहार अच्छी नहीं बनेगी तो वो फुहार वाष्पीकृत नहीं होगी, जब वाष्पीकृत नहीं होगी तो एयर तो गैसेस फॉर्म में है, उसके साथ मिक्सचर अच्छा नहीं बनेगा। सोचिए दाल हम आपको ठोस रूप में दे दें और चावल थोड़ा खुला खुला दे दे तो कैसे बनेगा? इसका मतलब दोनों गैसीय फॉर्म में तो अच्छा बनेगा। तो हमें जो अंदर डीजल आया उसको वाष्पीकृत करना है। वो वाष्पीकृत कब होगा? जब अंदर की गर्म वायु के संपर्क में आएगा। वो कब होगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी। सरफेस एरिया कब ज्यादा होगी? जब डीजल अंदर फुहार के रूप में आएगा, और जितनी महीन कण बनेंगे, जितनी बढ़िया फुहार बनेगी, उसको बोलते हैं फुहारीकरण या कणीकरण, एटोमाइजेशन। तो एटोमाइजेशन उतना अच्छा होगा जितना हाई प्रेशर हो। तो अब पुराने जमाने में या तो हमें हाई प्रेशर पे तेल फेंकना था, लोगों ने कहा यार हाई प्रेशर पे तेल फेंकने में पंप लगेगा, पंप ताकत खाएगा। तो उनकी सोच ये थी कि क्यों ना हम ऊपर से जब डीजल फेंकें तो साथ साथ क्या करें, थोड़ा एयर भी दे दें। तो वो लोग क्या करते थे, डीजल फेंकते थे ऊपर से और एयर के साथ फेंकते थे। जब एयर के साथ डीजल फेंकते थे तो वो थोड़ा सा टूट जाता था या उसकी फुहार बन जाती थी, फुहारे के रूप में निकलता था। इसको हम लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह नल खोलते तो क्या होता है, सुबह नल खोलते तो पानी के साथ हवा भी आती है। पानी के साथ हवा आती है तो पानी धार के रूप में नहीं आता, पानी फुहार के रूप में आता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एयर निकल जाती है और पानी धार के रूप में आता है। तो एयर के साथ मिला के डीजल फेंकते थे, तो वो कहता था एयर इंजेक्शन। तो इसका यह मतलब नहीं था कि सिर्फ एयर फेंकते थे, इसका यह मतलब था कि डीजल को एयर के साथ मिला के फेंकते थे। ऐसा करने से 81 बार पे ही, 85 बार पे ही हमें अच्छा कणीकरण मिलता था। हम प्रेशर को ज्यादा नहीं बढ़ाते थे। कणीकरण करने के लिए हम अंदर 80 बार है तो 85 बार पे फेंक दिया, अंदर 80 बार है 90 बार पे फेंक दिया। लेकिन 90 बार पे तेल नहीं फेंका, 90 बार पे तेल को एयर के साथ फेंका। मतलब एयर भी 90 बार पे है, तेल भी 90 बार पे है, दोनों अंदर आएंगे जब, तो फुहार के रूप में आएंगे। नल से क्या होता है, सुबह एयर भी निकलती है, पानी भी निकलता है, नीचे क्या होता है, फुहार से निकलती है। ओके, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि जब हम एयर का प्रेशर पहुंचाएंगे 90 बार और डीजल का प्रेशर पहुंचाएंगे 90 बार, तो एयर का वॉल्यूम ज्यादा है। तो थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि ओपन सिस्टम का वर्क जो है VdP से होता है, और V मींस एयर का वॉल्यूम ज्यादा है। तो हमें ज्यादा एयर का वॉल्यूम, एयर का प्रेशर 90 बार पहुंचाएंगे। भाई अब बाहर से एयर और डीजल आएगा 90 बार पे,
अंदर है 80 बार, जब 90 बार पे आएगा तो तेल का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर से पहुंचाओगे 90, उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेल 1 बार से 90 बार जाएगा, बट तेल का आयतन कम है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन एयर को जब पहुंचाओगे 1 बार से 90 बार, तो एयर गैसेस फॉर्म में है, तो वर्क ज्यादा लगेगा। तो लोगों ने कहा एक काम क्यों नहीं करते हैं, एयर को हटाओ, तेल के प्रेशर को 90 बार की जगह 200 बार कर दो, क्योंकि लिक्विड है, आयतन कम है, डेल्टा पी बढ़ा दो, तो हमारा वर्क कम लगेगा। तो धीरे धीरे लोगों ने एयरलेस इंजेक्शन, मतलब एयर को हटा के तेल फेंकना शुरू किया। उस तेल का प्रेशर 90 जगह 150 कर दिया, 1000 कर दिया, 2000 कर दिया, 3000 कर दिया, जितना ज्यादा प्रेशर। लेकिन ये ध्यान रहे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहोगे उसके लिए तुम्हें हैवी पंप लगाना पड़ेगा, उस पंप का दाम होगा, उस पंप को चलाने के लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा एनर्जी भी लगेगी। इतनी बात समझ में आई? तो यह है एयर इंजेक्शन जो पुराने जमाने में होता था। तो इसका जो मॉडर्न रूप आया, मॉडर्न का मतलब आज का नहीं, 50 साल पहले का, वो आया एयरलेस इंजेक्शन। तो आपने जो पढ़ा है या दुनिया जो जानती है या हमने जो आपको बताया है, जो आप पहले से जानते थे, वो था एयरलेस इंजेक्शन या सॉलिड इंजेक्शन। सॉलिड इंजेक्शन का मतलब खालिस तेल। पहले क्या था, तेल मींस डीजल प्लस एयर, अब क्या है, ओनली डीजल फेंका जाता है। कभी कभी इसको सॉलिड इंजेक्शन भी कहते हैं। यहां सॉलिड का मतलब खालिस, ठीक है ना, खालिस समझते हैं ना। दारू पीने वाले जो होते हैं, दारू पीते हैं भाई पानी मिलाते हैं, कोई कहता है पानी नहीं, नीट फुल। बेटा मैं नहीं पीता, मेरा एक नशा बड़ा जोरदार है, आप बच्चे जानते होंगे, मेरा नशा सिर्फ चाय पीने का है। ना मुझे पान खाना है, ना मसाला, ना सिगरेट, चाय का नशा ज्यादा है, उसको भी धीरे धीरे बेटा कम कर रहे हैं। गैस बनती है, उम्र बढ़ रही है, दिक्कत हो रही है, ओके। अब इसी सॉलिड इंजेक्शन का एक नाम और भी है, कभी कभी इसको हम लोग मैकेनिकल इंजेक्शन भी कहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जो डीजल इंजन मैंने आपको पढ़ाया है, डीजल इंजन, वो अपने आप में एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम है या सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है या मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। सर मैकेनिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तगड़ा पंप लगता है ना, उसको एनर्जी दे देते हैं, मैकेनिकल वर्क देते हैं, तभी तो प्रेशर बढ़ाता है। तो आज का तरीका ये है, पुराना तरीका ये था। तो अब इसमें भी क्या होता है, ये जो हम डीजल फेंक रहे हैं अंदर हाई प्रेशर पे, पंप के द्वारा प्रेशर बढ़ा के, तो अंदर भले 80 बार प्रेशर है, हम 81 पे तेल नहीं फेंकते, 90 पे भी नहीं, 150, 200, 1000, 3000। अब अगर इस एयरलेस इंजेक्शन में सिंगल सिलेंडर है, इंडिविजुअल सिलेंडर है, तो हम एक पंप लगाएंगे और भेज देंगे, उसको बोलते हैं जर्क पंप सिस्टम। लेकिन अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो हम लगाते हैं वहां पे CRDI। तो डीजल इंजन बेटा हमेशा हाई कैपेसिटी के लिए बनाए जाते हैं, है ना। डीजल इंजन भारी होते हैं, कॉस्टली होते हैं, थर्मल एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। तो मोपेड में कभी डीजल इंजन नहीं लगता, डीजल इंजन लगता है ट्रैक्टर में, ट्रक में, कार में और बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स में। जब वहां पे ज्यादा ताकत चाहिए तो सिंगल सिलेंडर से प्राप्त नहीं करते, मल्टी सिलेंडर से करते हैं। तो एक तरह से ये वाला सिस्टम बहुत कम है। हमारे लैब में है सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्रेक पावर वगैरह का, अदरवाइज नहीं है। तो मोस्टली ये है। तो आज का जो आधुनिक हमारा CRDI इंजन, क्या वो एयर इंजेक्शन सिस्टम है? नहीं सर, वो एयरलेस या सॉलिड या मैकेनिकल इंजेक्शन है, जिसमें एयर सक होती है, एयर कंप्रेस होती है। कंप्रेशन के अंत में हम तुलनात्मक रूप से काफी हाई प्रेशर पे, 1000 बार से ज्यादा प्रेशर पे फेंकते हैं। तो बड़ा तगड़ा पंप लगाना पड़ता होगा। मैंने कहा और क्या, बहुत सारे सिलेंडर है, एक पंप लगा लो, एक पंप लगा लो, सब सिलेंडर में हाई प्रेशर पे तेल फेंकेगा। कैसे होगा थोड़ा देखेंगे लास्ट में। 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइड में है, ज्यादा है भी नहीं। अब मैंने बेटा आपको क्या किया, एक तरह से अपनी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है किसी भी आईसी इंजन का, 2 प्रकार का होता है, एक SI इंजन के लिए, एक CI इंजन के। SI इंजन वाला फिर 2 प्रकार का होता है, एक कार्बोरेटर वाला, एक बिना कार्बोरेटर वाला। अभी दोनों प्रचलन में है, लेकिन इंजेक्शन सिस्टम जो होता है बिना कार्बोरेटर वाला वो ज्यादा अच्छा है, उसमें मिक्सचर बढ़िया बनता है। मिक्सचर बढ़िया बनता है तो हमें ज्यादा पावर मिलती है, हमें ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी मिलती है और प्रदूषण भी कम होता है, जो कि आज के तारीख में ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन इसका दाम होता है, तो ये तभी वाजिब है जब इसके दाम को खर्च करना, तभी वाजिब है जब इससे फायदा थोड़ा ज्यादा मिले। जो हमारी बाइक्स वगैरह हैं सिंगल सिलेंडर होती, उसमें अगर हमने कार्बोरेटर सिस्टम लगा दिया तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम आती है, बट तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कम नहीं आती। तो अभी हम चला रहे हैं, जो आधुनिक बाइक है, थोड़ी महंगी बाइक है, उनमें हमने इंजेक्शन सिस्टम लगाना भी शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले जमाने में बाइक से भी कार्बोरेटर की विदाई हो जाए, इधर चले आए। डीजल इंजन में 2 प्रकार का है सर। पहले तो हम लोग डीजल इंजन में एयर सक करते थे, एयर कंप्रेस करते थे, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ऊपर से डीजल फेंकते थे एयर के साथ फुहारा बना के। तो हम एयर इंजेक्शन करते थे, मतलब एयर प्लस डीजल इंजेक्ट करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम एयर नहीं फेंकते, बल्कि हम जो तेल फेंकते हैं उसको तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रेशर पे फेंकते हैं, ताकि
क्यों एयर मिला रहे थे? फुहारीकरण बनाने के लिए। तो तेल का प्रेशर ही बढ़ा दो तो फुहारा अच्छा बन जाएगा। फुहारा अच्छा बनेगा, कण महीन होंगे, कण महीन होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अंदर गर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा, जल्दी से लिक्विड जो है डीजल की जो बूंद है छोटी वाली वाष्प बनेगी, जल्दी से वाष्प बनेगी तो गैसेस फॉर्म में आएगी, ये भी गैस, एयर भी गैस, दोस्ती अच्छी हो जाएगी, अमीर अमीर की, गरीब गरीब की, है ना। तो ये समझ में आया। अब इस तरह से चीजें आगे बनती है। बेटा हमने आपको अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन मतलब फ्यूल सप्लाई सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब विश्वास कीजिए सिर्फ इतने ही टॉपिक से आपको हर गाइड में 4 से 5 सवाल मिलेंगे, आप सॉल्व करिएगा, वरना हमारी एमसीक्यू शीट में भी मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन। अल्टीमेटली बेटा हम फ्यूल को वायु के साथ मिक्सचर बना रहे हैं, पेट्रोल या डीजल, काहे के लिए? जलाने के लिए। तो जलाने के लिए क्या जरूरत है, पीछे भी पढ़ चुके हैं एक बार फंडामेंटल में, आइए उसको रिवाइज करते हैं। हेडिंग है हमारी फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ एसआई इंजन। अब हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को एसआई इंजन पे ले जा रहे हैं। तो 95% हमारी पढ़ाई एसआई इंजन पे होनी है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गाइड्स में भी सवाल इसी से है। अब कंबस्टन क्या होता है आपको याद होना चाहिए। दहन हमने आपको शुरू में बताया था, अगर बेटा आपको याद हो, ईंधन और दहन, फ्यूल एंड कंबस्टन। व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन इज ए एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट देने वाला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल कौन सा है बेटा? याद होगा, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। इसमें क्या होता है सर? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन होता है, सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन हम उसको चाहते नहीं है, वो अवांछनीय है। वांछनीय क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि इनके जलने से ही हमें ऊष्मा मिलती है। और इसका जो रिएक्शन होता है किसके साथ? वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ। तो ये कंबशन होता है, आपको मालूम है। अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन, दहन के लिए क्या जरूरतें हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट जरूरत है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर, अरे भाई ऐसा ना करो, गड़बड़ हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर, ज्वलनशील मिश्रण की जरूरत है। कोचिंग के लिए क्या जरूरत है? मास्टर और छात्र, आप पढ़ना ना चाहो, हम पढ़ाना चाहें, कुछ नहीं, हम में से एक कुछ चाहे तो भी कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के लिए 2 लोग जरूरी हैं, हम लोग बकबक करें और कुछ सुनने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है। आप पढ़ने के मूड में हो, कोई कुछ बकबक करने वाला होना चाहिए। कंबस्टिबल मिक्सचर, बस यही है हमारा चैप्टर 4, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। कंबस्टिबल मिक्सचर किसका सर? फ्यूल का। अब जरा समझो, अगर तुम पेट्रोल और डीजल की बात करते हो बेटा, तो पेट्रोल और डीजल लिक्विड फॉर्म, इनका अगर वायु के साथ मिक्सचर बनाओगे तो अच्छा मिक्सचर बन ही नहीं सकता। तो हम फ्यूल को पहले वेपराइज कर देंगे, वो वाष्पीकृत कर देंगे, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल। पेट्रोल आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा, डीजल थोड़ा नखरे करेगा। तो फ्यूल वेपर, ईंधन की वाष्प और एयर का ज्वलनशील मिक्सचर बनाना। कैसे बने, कैसे अच्छा बने, और इसके और क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, बस यही है चैप्टर 4। अब एक बार मिक्सचर बन जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा इंजन है तो हमारे पास सम मींस, कुछ जुगाड़ होना चाहिए टू इनिशिएट द कंबस्शन, जिससे हम प्रज्वलन की शुरुआत कर सकें। पंडित जी हवन शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? आम की लकड़ी के ऊपर हवन करते हैं, आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, परंतु शुरू में क्या कहते हैं? घी लाओ, घी लेते हैं, बत्ती बनाते हैं, उसके बाद उस घी को जलाते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे आम की लकड़ी को यूज करके हवन करते हैं। तो आपको पहले ईंधन का शुरुआत करना पड़ेगा, ईंधन नहीं बोलना चाहिए, प्रज्वलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। उसका कोई जुगाड़ है कि नहीं? माचिस की तीली लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इग्निशन सिस्टम, प्रज्वलन तंत्र होगा। इसलिए जरूरत है प्रज्वलन तंत्र, चूंकि कोई भी फ्यूल एक सर्टेन टेम्परेचर पे जलता है, या चिंगारी से वो टेम्परेचर आए और वो जले, जैसा ऐसा इंजन में होता है, या वहां पे कंप्रेशन की जो हीट होती है उससे जलता है। तो ऐसा इंजन में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ज्वलनशील मिक्सचर बनाना है, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हमें करना क्या है? उस मिक्सचर को जलाने का जुगाड़ करना है। वो चिंगारी फिंगारी चाहिए। क्यों चाहिए सर? पेट्रोल के जलने का तापमान होता है, कितना होता है? 210 डिग्री के आसपास। तो 210 डिग्री के आसपास जलता है, तो उस वक्त हमें इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करने की चिंगारी चाहिए। तो हमारे पास होनी चाहिए इग्निशन सिस्टम। अब जब इग्निशन सिस्टम है तो पेट्रोल और वायु का मिक्सचर जल उठेगा। अब इसके बाद ये चीज आएगी चैप्टर 5 में बेटा, ये आएगा चैप्टर 5, मतलब कंबस्टन। ये क्या है? ये हमारा चैप्टर 4, ईंधन के जलने की तैयारी। और ये क्या है? ईंधन का जलना। अब जब चिंगारी पाके फ्यूल जल उठेगा तो क्या होगा? सबसे पहले ज्वाला बनेगी,
उस ज्वाला को स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे? चैप्टर 5 में करेंगे। तो फ्लेम जो बनेगी, ज्वाला, फ्लेम का मतलब ज्वाला, ज्वाला को स्थिर करेंगे। कभी कभी अगरबत्ती जलाते हैं, बुझ जाती है, ज्वाला को स्थिर करते हैं, उसके बाद वो प्रोपोगेट करेगी, मतलब पूरे सिलेंडर में या कंबस्शन चैम्बर में, सिलेंडर मत बोलिए बेटा, कंबस्शन चैम्बर में वो देगी। तो ये दोनों टॉपिक आएंगे चैप्टर 5 में, ये आएगा 4 में, और कंबस्शन होने में तीनों चीज जरूरत है, तो इसका मतलब कॉम्बो हो गया है 4 और 5 का। 4 पहले पढ़ लेते हैं, फिर 5 पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। कंबस्शन रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब देखिए बेटा, एक शब्द आता है स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर। व्हाट इज स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर? मैंने कहा बेटा देखिए, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट पढ़ा है तो वहां पे स्टैचोमेट्रिक नाम से आपने पढ़ा होगा। वही है स्टैचोमेट्रिक। इसकी हिंदी क्या होती है मुझे तो नहीं मालूम। हिंदी में लिखना भी चाहेंगे तो शायद गलत शब्द लिख जाएंगे, तो हम नहीं लिख रहे हैं। हाँ, मुंह से बोलने में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी बेटे मुझे दिक्कत होती थी, इसी माध्यम से पढ़े हुए हैं बेटा, लेकिन अब हम बोल लेते स्टैचोमेट्रिक। स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर, स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर कुछ नहीं है बेटा, मिक्सचर का मतलब मिश्रण है। स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर का मतलब है केमिकली करेक्ट मिक्सचर, रासायनिक रूप से सही मिक्सचर, केमिकली करेक्ट मिक्सचर। तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा बेटा केमिकली करेक्ट मिक्सचर का मतलब है, एक चीज तो तय है बेटा, मिक्सचर का मतलब किसका? ईंधन और वायु का। ईंधन और वायु का जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो मान लीजिए ईंधन X है, इसको जलाने के लिए 1 kg ईंधन हमें कितनी वायु की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम वायु देंगे। क्यों सर? वायु कम होगी तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा आपको याद होगा, जो भी ईंधन है बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्या होगा सर? जहरीली गैस होगी, हमारी जान ले लेगी, और दूसरा हमें ऊष्मा भी कम मिलेगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारे इस फ्यूल में, जो भी हमारा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, उसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो जलने के बाद हाइड्रोजन H2O बने, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड न बने, और पूरे का पूरा ईंधन जल जाए। अनजला ईंधन या अधजला ईंधन भी ना बचे। अधजला ईंधन है तो प्रदूषण भी करेगा और हमारा फ्यूल वेस्ट भी होगा। तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर का मतलब है एयर की वो रिक्वायरमेंट, एयर की वो रिक्वायरमेंट, दैट क्वांटिटी ऑफ एयर जिससे कि C बन जाए CO2, CO नहीं, और H बन जाए H2O। इसका मतलब अच्छा कंबस्शन वो होता है जब कोई फॉसिल फ्यूल में मौजूद कार्बन पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, पूरा पूरा जल जाता है, न कार्बन मोनोऑक्साइड बने और न अंजला बचे, क्योंकि अंजला बच गया वो भी प्रदूषण कारण होता है, और हाइड्रोजन जो है वाटर वेपर बन जाए। सर तो मान लीजिए हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम उतनी दे दें, उससे ज्यादा दे दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं सर। मैंने कहा ज्यादा दे दोगे तो वो हीट खा जाएगा। तो अभी आगे देखेंगे, इसका मतलब रासायनिक रूप से उस ईंधन का जो संरचना है उसको जितनी एयर चाहिए उतनी ही दो। अगर मुझे 2 रोटी जरूरत है तो मैं 2 रोटी खाऊंगा तभी मैं स्वस्थ रहूंगा। मुझे 6 रोटी खिलाओगे तो पहले की तरह मोटा हो जाऊंगा जब पहले हो गया था, और अगर रोटी आधी दोगे तो फिर कमजोर हो जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मुझे केमिकली करेक्ट भोजन मिलना चाहिए, जितने मेरे शरीर को जो मैं काम करता हूं उसके हिसाब से जो ऊर्जा की आवश्यकता है उतना मिलेगा तो मैं खाऊंगा और काम करूंगा, मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। जितना मुझे जरूरत है उससे ज्यादा खाऊंगा तो मोटापा बढ़ जाएगा, और कम खाऊंगा कमजोर हो जाऊंगा, दोनों स्थिति में। तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर का मतलब समझ रहे हैं, वायु और ईंधन का ऐसा मिक्सचर जिसमें वायु की मात्रा इतनी हो कि कार्बन पूर्ण रूप से जल के कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड न बने, या कहिए एफिशिएंटली कंबस्शन के लिए आवश्यक एयर की मात्रा को लेके जब हम रेशियो निकालेंगे ईंधन और वायु का, वो कहलाएगा केमिकली करेक्ट या स्टैचोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं पेट्रोल इंजन या ऐसा इंजन से। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। केमिकली करेक्ट और स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर किसके संदर्भ में पढ़ाई हो रही है? अब सर ऐसा इंजन के संदर्भ में पढ़ाई हो रही है। अब देखिए बेटा, अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर गाइड का हो सकता है, किसी किसी गाइड में ये 2 या 3 बार भी हो। तो आप समझिए, फॉर पेट्रोल एयर फ्यूल रेशियो इज 15:1, मतलब पेट्रोल को केमिकली करेक्ट, रासायनिक रूप से सही तरीके से जलाने के लिए या स्टैचोमेट्रिक जो मिक्सचर है उसका रेशियो क्या है? 15:1। लेकिन ये कौन सा रेशियो है? एयर फ्यूल रेशियो। मतलब एयर कितनी चाहिए? 15, फ्यूल कितना चाहिए? पेट्रोल 1। मतलब इसको ऐसा समझिए सर, ये 15:1 का मतलब क्या 15 kg एयर के साथ 1 kg पेट्रोल? मैंने कहा यस,
15 ग्राम एयर के साथ 1 ग्राम पेट्रोल, 15 केजी एयर के साथ 1 ग्राम पेट्रोल, 15 केजी के साथ 1 केजी पेट्रोल, 15 दाने या 15 मॉलिक्यूल्स या 15 दाने एयर के साथ 1 दाना पेट्रोल। सर ये कहां से आया? आपके मन हो जो चाहे आप बोलेंगे, हम मानेंगे। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक तथ्य है कि फिलहाल आपको दिमाग में ये होना चाहिए केमिकली करेक्ट या एयर फ्यूल रेशियो, केमिकली करेक्ट या स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो इज 15:2। या कोई पूछे बताओ एयर और ईंधन का रेशियो, सॉरी पेट्रोल और एयर का रेशियो क्या होता है पेट्रोल इंजन में? सर 15:1। ये कहां से आया बेटा? सर केमिकली करेक्ट रिएक्शन को में जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आया। आइए ये कैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें। अब देखिए बेटा, पेट्रोल है क्या, थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें तो आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं। ये जो पेट्रोल है बेटा, जरा समझिएगा, ये पेट्रोल जो है बेसिकली ये है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन्स नहीं, हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन जो है, कार्बन के जो इसमें एटम है वो 5 से लेके 12 तक होते हैं। इसका मतलब हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो पेट्रोल जो है विभिन्न कंपोनेंट्स को मिलकर बनता है, विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स को मिलकर। तो पेट्रोल का कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम इस सब को एवरेज करें या अप्रोक्सीमेट करें, इसको अप्रोक्सीमेट करें या मानना चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग C8H18 से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोऑक्टेन। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो पेट्रोल है वो हजारों हाइड्रोकार्बन्स का, तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। हर अवयव इसमें विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज का समावेश करता है। पत्नी ने कहा जा रहे हो जरा जीरा ले आना, मैंने कहा ले आएंगे। बोले गरम मसाला ले आना, मैंने कहा ले आएंगे। बोले वो मीट मसाला ले आना, अब मीट मसाला ये क्या होता है? बोले बस तुम ले आना, मीट समझते हैं ना बेटा। चलिए आप जो लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे कहेंगे सर पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। चाट मसाला ले आना, चाट मसाला ये क्या होता है? अब चाट मसाला या मीट मसाला क्या होता है? छोला मसाला क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे मसालों का मिश्रण होता है। जो बनाने वाले होते हैं एवरेस्ट मसाला या गोल्डी मसाले वो जानते हैं, मिला देते हैं। तो इसका मतलब वहां पे मसालों का मिश्रण। सिमिलरली हमारा पेट्रोल भी जो है वो C8H18 नहीं होता, आइसोऑक्टेन नहीं होता, वो कई हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन 5 से 12 एटम होते हैं, परमाणु होते हैं कार्बन के। अब अगर उन सब का एवरेज निकाला जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटेड लगभग उसको C8H18 से प्रदर्शित किया जा सकता। इसका मतलब हम अपनी पढ़ाई की सरलता के लिए पेट्रोल को C8H18 या आइसोऑक्टेन मान रहे हैं, जो कि लगभग सत्य भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, तो पेट्रोल के लिए एयर फ्यूल रेशियो 15:1 होता है। अब ये कहां से आया? तो हमने कहा मान लेते हैं कि पेट्रोल की जो संरचना है वो आइसोऑक्टेन जैसी है, या जो कंपोजिशन है वो आइसोऑक्टेन है C8H18। तो ये है हमारा आइसोऑक्टेन, या कह सकते हैं लगभग पेट्रोल। अब हम चाहते हैं इसके लिए भरपूर एयर दे जितनी इसको जरूरत है, ताकि न कम पड़े न ज्यादा हो। सर कम पड़ेगी तो दिक्कत है, मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत है। सर ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है, मैंने कहा ज्यादा भी दिक्कत है। खाना कम मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा मिले तो मोटे हो जाएंगे, वो भी दिक्कत है। तो करें क्या? मैंने कहा भाई कुछ ऐसा करो कि इसको इतनी एयर दो कि जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए और ये जो वाटर है, ये सॉरी हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन जाए। तो जितने कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। तो C8 है, तो C8 है तो तुमने लिखा 8CO2, और ये जो हमारा H18 है तो इसको बना दिया 9H2O। तो पूरी तरह से जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बन गया या जल बन गया, चूंकि हीट पाएगा तो जलवाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन वाटर वेपर बन गया। अब ऐसा करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगी? O2 और 8, 16 ऑक्सीजन यहां लगी और 9 O यहां। कितनी ऑक्सीजन लगी? 25 ऑक्सीजन लगी। तो हमने कितना ऑक्सीजन दे दिया? 12.5 ऑक्सीजन। इन बाजार में भगवान जी की जो मार्केट है, भगवान जी की मार्केट समझते हैं वायुमंडल, इस वायुमंडल में अलग से ऑक्सीजन नहीं मिलती है,
उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर के रूप में मिलती है। तो आपने क्या किया, एयर ले ली, उस एयर का 12.5 O2 तो यहां इस्तेमाल हो गया और साथ में जो भी नाइट्रोजन थी वो एज इट इज निकल जाएगी आगे। इसका मतलब C8H18 प्लस 12.5 O2 प्लस N2 विल गिव 8 CO2 प्लस 9 H2O प्लस N2। व्हाट इज दिस? दिस इज ए केमिकली करेक्ट या स्टैचोमेट्रिक या आइडियल केमिकल रिएक्शन फॉर आइसोऑक्टेन विच इज सिमिलर टू पेट्रोल। अब हम देखें C8H18, तो C मीन्स कार्बन 8, तो 8 इंटू 12 12 96 और हाइड्रोजन 1 है तो 18 इंटू 1 18, तो 96 प्लस 18 आ जाएगा 114 kg। इसका मतलब 114 kg आइसोऑक्टेन को पूर्ण रूप से जलने के लिए, पूर्ण रूप जलने का मतलब कई बार बता चुके हैं पीछे, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनना और हाइड्रोजन को वाटर वेपर बनने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 12.5 O2। O2 का मतलब 32, 16 दूनी 32 गुणे 12.5, तो ये आ गया 400 kg ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 114 kg आइसोऑक्टेन को 400 kg चाहिए, 1 kg को चाहिए 400 बटे 114 kg ऑक्सीजन, 1 kg आइसोऑक्टेन को चाहिए एयर। अब बेटा आप 100 kg एयर खींचोगे एटमॉस्फेयर से तो उसमें 23 kg ऑक्सीजन निकलेगी, तो हमें एयर कितनी चाहिए? 100 बटे 23, मतलब जो भी ऑक्सीजन है उससे करीब 4 गुना ज्यादा। इससे निकल के आया कि 1 kg आइसोऑक्टेन रिक्वायर्स 15.12 kg एयर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 15 kg एयर। तो 1 kg आइसोऑक्टेन को अच्छी तरह केमिकली करेक्ट तरीके से एफिशिएंटली जलने के लिए, ताकि कार्बन मोनो भी ना बने और सारा फ्यूल जल जाए अच्छी तरह से, 15 kg एयर चाहिए। इसीलिए बोला जाता है फॉर पेट्रोल एयर फ्यूल रेशियो इज 15:1। इतनी बात को समझ गए हैं तो लोग आगे बढ़ सकते हैं। आइए, कैसे आया सर क्वेश्चन? सर ऐसे तो किसी भी फ्यूल के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाया ही जाता है, बट हमारी पढ़ाई के स्कोप से थोड़ा बाहर है, हम लोग इतना नहीं जा सकते। हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पेट्रोल बीच में आ गया, जलाना है, कितना एयर चाहिए, हिसाब किताब लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, आए अब हम लोगों ने यहां पे जो बात की है इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहां पे जो चीज पढ़ाई है उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द एयर फ्यूल रेशियो? आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, व्हाट इज द एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, और आंसर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 12:1, बी में दे रखा है 15:1 और सी में दे रखा है 20:1। व्हाट इज द एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल? तो आप आंसर दे देंगे सर 15:1। लेकिन ऐसा कहते वक्त आप समझ चुके हैं कि हम पेट्रोल को आइसोऑक्टेन मान के चल रहे हैं, जबकि हमारे पेट्रोल में C8H18 नहीं होता। C8 तो है ही, C5 से शुरू हो जाता है, C5 से शुरू होकर C5, C6, C7 हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बेटा CnH2n+2 सीरीज से होता है। 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? C5, 5 दूनी 10 और दोबारा C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, इस तरह से चलते चलते C9, C10, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं इसमें। तो ये आंसर आपने दिया है, ठीक है, आम बोलचाल में सही है। आइसोऑक्टेन से हम अपने पेट्रोल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लगभग यही आता है सामान्य तौर पे। अब मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और मैं जरा सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। उसमें आंसर क्या था जरा समझिएगा। उसमें था 15:1 और था वहां पे 14.7:1 और वहां पे था 22:1। मैंने टिक कर दिया, 15:1 गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है तब है जब हम आइसोऑक्टेन मान रहे हैं पेट्रोल को। तो मैंने जब खोज की तो मालूम चला कि पेट्रोल का जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है उसको लेके चलते हैं तो ये आता है। इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज दी हैं तो 14.7 या 14.8 जो वैल्यू दी है उसको माना जाएगा सही, लेकिन 12, 15, 20 दिया है तो 14.8, 14.7, तो इसका मतलब जो एक्चुअल पेट्रोल है, और पेट्रोल बेटा हर जगह के पेट्रोल अलग अलग होते हैं, उसी पेट्रोल को तरह तरह से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, खीर बनती है ना, कितना चावल कितना दूध, ये हर घर में अलग हिसाब से बनता है, इसका लेकिन हाँ, खीर है तो दूध और चावल का रेशियो होगा, तो खीर में दूध और चावल का रेशियो हर घर में थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जो एक्चुअल पेट्रोल है उसको लेके जब चलते हैं तो ये 14.7:1 आता है, बट
उसके लिए आपको जो रिएक्शन कराना पड़ेगा वो इन सबको सोच के कराना पड़ेगा। इतना भयंकर रिएक्शन शायद हम तो नहीं कर पाएंगे आपका, तो इसीलिए हम लोग मैकेनिकल वाले अप्रोक्सीमेट स्टडी में उसको 15:1 मानते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न मिले, क्योंकि मेरे सामने एक प्रश्न टकरा गया और मैं गलत हो गया, तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे गलत हों, आप आराम से 14.7 या 14.8 ले लें। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ये आइसोऑक्टेन मान के लिख रहे हैं, परंतु अगर पेट्रोल का हो तो एग्जैक्टली क्या होता है पेट्रोल का, 14.7 या 14.8 ले सकते हैं आप। सर डीजल के लिए कितना होता है, मैंने कहा कभी पूछा नहीं गया। सर नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, बट आखिर कितना होता है? मैंने कहा भाई डीजल के लिए तो मुझे नहीं मालूम, सर इक्वेशन निकाल लीजिए। मैंने कहा डीजल जो होता है बेटा, थोड़ा सा इसको मिटाएं, थोड़ा सा आगे बढ़े। डीजल जो होता है वो भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 5 से 12 नहीं होते हैं, उसमें चलते हैं C10 से H15, C10 से लेके चलते हैं और बढ़ते 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 जाते हैं C23 तक शायद। तो अब वो अलग होते हैं मिक्सचर, तो उनका जब हम लोग रिएक्शन लिख के बनाते हैं तो आता है 14.5। तो अब कहीं पूछा नहीं गया आज तक, परंतु मैंने देखा, मुझे मिला, तो मैं आपको बता रहा हूं। एयर फ्यूल रेशियो अगर आपसे कभी डीजल के लिए पूछ ले तो आप दे सकते हैं 14.5, ठीक है। इसको जब निकाला जाता है तो निकालते वक्त डीजल को अप्रोक्सीमेट किया जाता है C15H23 से, और उससे करके इसको निकाला जाता है। लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं गया, तो परेशान मत होइए, गाइड्स में दिया भी नहीं, एक आध जगह कहीं है, बहुत रेयर। तो हम लोगों ने बेटा एक देखा केमिकली करेक्ट या स्टैचोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल। तो आज हम लोगों ने बेटा एक तरह से अपने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी। हम लोगों ने आज 3 टॉपिक्स कवर किए मुख्य रूप से। बेटा हम लोगों ने किया इंट्रोडक्शन कवर किया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन कवर किया, और केमिकली करेक्ट और या स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर कवर किया, ठीक है। आइए तो हम लोग इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन कवर करते हैं। तो हम लोगों ने बेटा ये बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है, ओके। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट के लिए इतना ही कर रहे हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।